मजाक एक ऐसा वर्ड है जिसे ज़्यादातर लोग एक दूसरे को हंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर कभी कभी यह मजाक इंसान के जीवन में इस प्रकार से मुसीबत बन जाता है जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसे सुनने के बाद आज आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इसमें गलती किसकी थी। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर की। मुंबई का इलाका पड़ता है विरार। बात कर रहा हूँ मैं 14 सितंबर की शाम करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल इसी विरार के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास बीएमसी के डंपिंग ग्राउंड के पास एक सफेद कलर की बोरी वहां के कर्मचारियों को दिखाई देती है। कर्मचारी जब उस बोरी को देखते हैं तो न जाने उन्हें कुछ थोड़ा सा शक महसूस होता है, इसलिए इस बात की जानकारी नजदीक के थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस वहां के डंपिंग ग्राउंड में पहुंच जाती है और उस बोरी को जब कूड़ेदान से बाहर निकाला जाता है, पुलिस जब उस बोरी को खोलती है तो उस बोरी के अंदर से एक महिला की डेड बॉडी बाहर निकलती है। दरअसल महिला के शरीर पर पेटीकोट और ब्लाउज के अलावा और कुछ नहीं होता है। उस महिला की डेड बॉडी को दो चादरों में लपेटा गया था। उस महिला के शरीर पर कोई चोट घाव के कोई निशान नहीं थे और ना ही उसके पास कुछ ऐसा था कि जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां के मौजूद कर्मचारियों से जब पूछताछ करती है तो कोई भी कर्मचारी इस बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद यह महिला इस इलाके की रहने वाली नहीं है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधी के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब यह हो जाता है कि जब तक मरने वाली महिला की शिनाख्त नहीं हो जाती, पुलिस इस केस में एकदम से आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए पुलिस अब महिला की शिनाख्त करने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट कर देती है, बल्कि अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। ना तो कोई थाने में पहुंचता है और ना ही इस महिला के कोई बारे में पूछताछ करने के लिए आता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इस केस में पुलिस आगे कैसे बढ़े। इसलिए पुलिस अब केस में आगे बढ़ने के लिए अपनी जांच पड़ताल की दिशा बदल देती है। इसलिए पुलिस फिर से घटना स्थल पर जाती है और जाकर वहां का रिकॉर्ड खंगालती है कि यहाँ पर कूड़ा लेकर कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं। पुलिस जब उन कर्मचारियों से पूछताछ करती है तो कर्मचारी एक गाड़ी का नंबर बताता है। कर्मचारी पुलिस वाले से कहता है कि साहब यही गाड़ी है जो 14 सितंबर को शाम के वक्त आखिरी बार यहाँ पर कूड़ा लेकर आई थी। पुलिस जब उस गाड़ी के ड्राइवर से जाकर मुलाकात करती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम कौन कौन से इलाके से कूड़ा उठाते हो, तो ड्राइवर कहता है कि साहब मैं इन 3 इलाकों से कूड़ा उठाता हूँ। ड्राइवर बताता है तो वह कहता है कि साहब मैं साइन धारनी और महिम से कूड़ा उठाकर लेकर आता हूँ। 3 इलाकों का जब वह नाम बताता है, यह 3 इलाका जो भी था कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी कोशिश करना शुरू कर देती है। पुलिस इन तीनों इलाकों के जो थाने में उस महिला की फोटो को सर्कुलेट कर देती है, बल्कि उसका फोटो लेकर जहां तहां लोगों को दिखाकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस उस महिला का फोटो लेकर धरावे के राजीव गांधी नगर के इलाके में एक मंदिर में पुजारी को जब वह फोटो दिखाई जाती है, पुजारी उस फोटो को देखते ही पहचान लेता है। पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस महिला का नाम रेखा गौतम है, जो इसी राजीव गांधी नगर में रहती है। रेखा के पति का नाम संजय कुमार गौतम है। पुजारी जैसे उस फोटो को देखकर पहचान लेता है। पुलिस उस पुजारी को लेकर रेखा के घर जाती है, पर पुलिस जब रेखा के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर के बाहर दरवाजे में ताला लगा हुआ था। पुलिस वहां के पड़ोसियों से अब रेखा के पति के बारे में जब पूछताछ करती है, पड़ोसी कहते हैं कि साहब संजय की पत्नी रेखा कहीं गायब हो चुकी है, इसलिए संजय अपनी पत्नी को जहां तहां ढूंढ रहा है। पड़ोसी जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं, पुलिस ना तो रेखा की फोटो पड़ोसियों को दिखाती है और ना ही पड़ोसियों से यह बताती है कि रेखा की मौत हो चुकी है, बल्कि पुलिस पड़ोसी से संजय का नंबर ले लेती है। पुलिस को जब संजय का मोबाइल नंबर मिल जाता है, पुलिस संजय के नंबर पर कॉल नहीं करती है, बल्कि उसका नंबर लोकेशन पर लगा देती है। पुलिस को जैसे ही संजय का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहां से संजय को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस संजय को जब गिरफ्तार करके थाने पर लेके आती है, सबसे पहले संजय से उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करती है। संजय पुलिस वालों से कहता है कि साहब 14 सितंबर को मैं अपनी पत्नी के साथ विरार अस्थि जीवनदानी मंदिर माता के दर्शन करने के लिए गया था।
जब हम दोनों पति पत्नी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, मेरी पत्नी लेडीज कंपार्टमेंट में चली गई और मैं जेंट्स बोगी में चला गया। लेकिन जब हम दोनों बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जब मैं अपनी पत्नी को जाकर लेडीज कंपार्टमेंट के बोगी में देखा तो वह वहां पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को कई जगह पर ढूंढा। जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया, उसके बाद जब मैंने अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढा, ढूंढकर जब मैं थक गया, जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया, तो मैं विराट थाने में भी गया था अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उन्होंने कहा कि, लेकिन वहां के पुलिस ने मुझे यह बोला कि यह मामला यहाँ का नहीं है, बल्कि तुम बांद्रा रेलवे स्टेशन पर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराओ। जब मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन थाने में गया, वहां के पुलिस वालों ने मुझे यह बताया कि 2-4 दिन तक अपनी पत्नी को कहीं ढूंढ लो, अगर नहीं मिलती है फिर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा कर लेंगे। दरअसल दोनों थानों में किसी ने भी मेरी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं दर्ज किया। संजय जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, न जाने क्यों पुलिस वालों को संजय की बातों पर यकीन नहीं होता है। इसलिए पुलिस अब उस महिला की फोटो संजय को दिखाते हुए कहती है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अब सच सच बताओ, तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों किया है? पुलिस जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, संजय उस फोटो को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। साथ ही पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला अपनी पत्नी की हत्या क्यों करूंगा? लेकिन संजय जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस वाले संजय को एक जोरदार का तमाचा लगा देते हैं और साथ ही साथ संजय के साथ काफी सख्ती से पेश आना शुरू कर देते हैं। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर संजय अपनी सारी सच्चाई कबूल लेता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना के ठीक लगभग 4 साल पहले। संजय के पिता का नाम होता है रघुनाथ प्रसाद गौतम, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले होते हैं। रघुनाथ जो है पेशे से एक दर्जी का काम करते हैं। संजय को उन्होंने संजय को अपने ही इलाके से बीए तक की पढ़ाई कराते हैं। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद संजय भी अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर देता है। संजय जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जो उसके पिताजी रघुनाथ जी होते हैं, अपने बेटे की बगल वाले गांव में ही उसकी शादी कर देते हैं। उसकी शादी रेखा नाम की लड़की से होती है। रेखा जो होती है उसने बीए तक की पढ़ाई कर रखी थी और देखने में बहुत खूबसूरत थी। संजय जब रेखा से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है, खूबसूरत पत्नी को पाकर बहुत खुश होता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन रेखा अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो और तुम्हें काम की भी अच्छी खासी जानकारी है, तो फिर तुम यहाँ गांव में रहकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम कहीं शहर में जाओ और वहां जाकर काम करके अच्छे पैसे कमाओ, जिससे हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक बेहतर रास्ता निकल जाएगा। रेखा जब इस तरह की बातें अपने पति को समझाती है, संजय को भी अपनी पत्नी की बातें कहीं ना कहीं पसंद आ जाती हैं और फिर जुलाई के महीने में अपनी पत्नी को लेकर वह मुंबई के धारावी इलाके में चला जाता है, जिस इलाके में संजय के गांव के कई सारे लोग रहते थे। उन्हीं की मदद से राजीव गांधी नगर में एक किराए पर कमरा ले लेता है। साथ ही साथ बगल में संजय को एक एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। उसके बाद से संजय जब पैसे कमाने लग जाता है, अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इधर रेखा जो होती है, दिखने में तो बहुत खूबसूरत तो ही थी, बल्कि वो धार्मिक किस्म की भी होती है। रोज सुबह जल्दी उठती है और सबसे पहले बगल में बने हुए मंदिर में जाती है। मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद घर पर आ जाती है। नाश्ता तैयार करने के बाद अपने पति के लिए लंच भी तैयार करती है। पति और पत्नी बड़ी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन दोनों के जीवन में तब्दीली आ जाती है जब एक दिन रेखा अपने पति से मजाक में कहती है कि दरअसल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी, दरअसल कॉलेज में एक लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई थी। मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने उस लड़के से मेरी शादी नहीं होने दी। जैसे इस तरह की बातें संजय से कहती है, रेखा की जो यह बातें होती है संजय के दिल पर लग जाती हैं। दरअसल संजय को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का शादी से पहले किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, संजय इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर इसी बात को लेकर उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी में हर रोज झगड़ा शुरू हो जाता है। और उस दिन के बाद हर रोज छोटी छोटी बातों को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि रेखा भी समझ जाती है कि उसका पति इसी बात को लेकर नाराज है। इसलिए रेखा एक दिन फिर से अपने पति को समझाते हुए कहती है कि मैंने जो तुमसे बात कही थी, दरअसल यह मजाक में कही थी। मैंने तुम्हें हंसाने के लिए कहा था, लेकिन रेखा अपनी लाख सफाई देती है
उसके बावजूद भी संजय को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं होता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू हो जाता है, संजय के दिमाग में अपनी पत्नी को लेकर इस प्रकार से शक पैदा हो जाता है कि पति और पत्नी के बीच में दूरियां ही बन जाती हैं। पति और पत्नी के बीच में दूरियां ही नहीं बन जाती हैं, बल्कि संजय अब यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसकी पत्नी का किस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। संजय अपने शक को दूर करने के लिए एक दिन मुंबई से वापस अपने गांव वापस जाता है, अपने ससुराल भी जाता है। कॉलेज के कई सारे लड़कों से भी यह जाकर पूछताछ करता है कि उसकी पत्नी का किसके साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन संजय के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसको यह नहीं मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का किस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। संजय जब वापस मुंबई में पहुंचता है, अपनी पत्नी से इस प्रकार से नफरत करने लगता है। ना चाहते हुए भी रेखा को अब इस दुनिया से हटाने के लिए तय कर लेता है और फिर अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 14 सितंबर को सुबह सुबह इसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा तक ही नहीं करता है, बल्कि उसकी बुरी तरह से पिटाई भी कर देता है और फिर से घर के बाहर निकल जाता है। 2 घंटे बाद करीब 8 बजे के आसपास संजय जब वो घर पे वापस आता है, तो वह देखता है कि उसकी पत्नी की कमरे में मौत हो चुकी है। रेखा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद जो संजय उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फिर से एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल अपनी पत्नी के शरीर के सारे कपड़े उतार देता है, सिर्फ एक पेटीकोट और ब्लाउज छोड़ देता है और साथ ही साथ अपने घर के अंदर से 2 चादर लेकर आता है और उसी चादर से अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लपेट देता है। उसके बाद रेखा की डेड बॉडी को घर के अंदर रखी हुई एक सफेद बोरी में डाल देता है और उसके मुंह को बांध देता है और फिर पूरी रात इंतजार करता है कि सुबह कब होगी। जब सुबह के 3 बज जाते हैं, संजय अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर लोगों से छुपते छुपाते बगल में जाकर एक डंपिंग ग्राउंड होता है, वहां जाकर उसको डाल देता है और फिर से सुबह जब अपने घर पहुंच जाता है, पड़ोसियों में यह खबर फैला देता है कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए गया था, मेरी पत्नी वहां से गुम हो गई है। वाकई में संजय जब इस पूरी कहानी को पुलिस को बताता है, तो पुलिस संजय की तरफ देखते हुए कहती है, जब तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में पता लग गया था और जब तुम्हें मालूम हो चुका था कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, तो फिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से रेखा भी दुनिया में नहीं रही है, वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। तुमने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने संजय को अपनी कस्टडी में लेकर अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।